श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक आता है वक्तव्य कहीं कहीं कि जब वो जाते हैं अफगानिस्तान जी, प्रधानमंत्री होते हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं अफगानिस्तान के वहाँ के अधिकारियों से मैंने कहा कि मैं गजनी जाना चाहता हूँ, गजनी जाना चाहता हूँ। तो अधिकारियों ने कहा कि साहब वहाँ कोई 5 स्टार होटल नहीं है, कोई पर्यटक स्थल नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं जब हम आपको ठहरा सकें, आपका स्वागत सत्कार कर सकें, तो हम कैसे आपको ले जा सकते। फिर भी अटल जी ने जिद किया कि नहीं, मैं गजनी जाऊंगा। वो गजनी को देखना चाहते, वो अपने इतिहास का पुनरावलोकन करना चाहते थे। वो गजनी गए, वो कहते थे कि मैं गजनी गया, और जब मैं गया वहां तो केवल रेगिस्तान में धूल उड़ रही थी, एक फूस की मड़ई भी नहीं थी, और वहां से गजनी उठा था और एक आक्रांता जो हमारे देश को लूटता गया जी। तो हमें इतिहास सबक देता है कि वह आक्रांताओं का काल, फिर अंग्रेजों का काल, और अंग्रेजों की लड़ाई हमने प्रतिकार किया, हम गुलामी की जिंदगी नहीं हमने जिया। भारत के लोगों ने प्रतिकार किया कि हम गुलाम नहीं, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं, हम अपनी जिंदगी, हम भारतीय अपनी परंपरा से जिएंगे, अपनी श्रद्धा से जिएंगे। तो वह दौर भी अंग्रेज ठिठक गए। राजनीति गंभीर विषय है, आवारों पर छोड़ न देना। आवारा लोगों के हाथ में अगर राजनीति जाएगी, बंदूकधारी लोगों के हाथ में राजनीति जाएगी, तो देश का विकास, देश की सभ्यता कहीं न कहीं अवरुद्ध होगी। अच्छे लोगों को आना चाहिए। गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है। तो राजनीति यह है कि हम असहाय, वंचित, जिस भी क्षेत्र के हों, जिस भी वर्ग के हों, वह गरीब हैं, असहाय हैं, हम उनके, मालवीय जी का सूत्रवाक्य जीवन का यही था, न तो हम काम हे राज्यम न स्वर्गा न पुनर्भवम काम हे दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्ति नाशनम। तो जो मालवीय जी उपनिषद की इस वाक्य को उन्होंने अपने जीवन का सूत्रवाक्य बनाया कि न मुझे राज्य चाहिए, न मुझे भोग चाहिए, और न मुझे मोक्ष चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि जहां दुखी प्राणियों के दुखों का समूल नाश हो जाए, वही हमें प्राप्त होना चाहिए। तो हम सब लोग, चाहे कोई अमीर घर से है, चाहे कोई मीडियम परिवार से है या गरीब घर से, सब लोग प्राइमरी विद्यालयों में जाते थे और एक विश्वसनीयता थी कि यहाँ पे बच्चा पढ़ेगा और काबिल होगा। आज दो चीजें हुई हैं, एक तो क्वालिटी थोड़ी सी सरकारी विद्यालयों में कम हुई है, उसे हम सबको मानना होगा, और दूसरा है कि एक स्टेटस ड्रिवन भी सोसाइटी हो गई है कि नहीं, बड़े से बड़े स्कूल में दाखिला कराना है, तो सोसाइटी ने भी वो विश्वसनीयता सरकारी विद्यालयों से खो दी है। तो इसमें आप कैसे देखते हैं और कैसे सुधार किया जा सकता है? देखिए, हम उत्तर प्रदेश में 17 से पूज्य योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत प्रेरित करते हैं कि हम ही लोगों ने एक एक विद्यालय को गोद लिया जी, और आंगनबाड़ी के कार्यक्रम चल रहे हैं जी। तो सुधरी है। और स्वतंत्रता आंदोलन में गाजीपुर की घटना आपको याद होगी कि जहां 8 लोगों ने अपनी शहादत दी जी। मजिस्ट्रेट ने गोली मारा, उन्होंने कहा कि नहीं, पैर में गोली मत मारो, अपना सीना खोल दिया और कहा कि सीने पे गोली मारो। बाबू शिवपूजन राय जी और ऐसे लोग थे जहां 8 लोग शहीद हुए। तो ये देश बहुत कठिनाई से गुजरा है। इस देश ने स्वतंत्रता प्राप्ति की है बड़े संघर्ष के, बड़े बलिदान के बाद, और पूर्वांचल को तो बहुत इतिहास रहा है। तो राजनेता जो भी पैदा हुए संघर्ष से, या छात्र राजनीति से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, आज मनोज सिन्हा जी कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। देखिए कश्मीर में कैसा वातावरण उन्होंने दिया, जो पत्थरबाज थे आज कहाँ है। 26 करोड़ लोग एक वर्ष में काशी आ रहे हैं जी। तो ये काशी का विकास यही है। आज चौतरफा मंदिर में जो पुण्य लगा के हमारे देश नहीं विदेश, कोई यूएसए से आ रहा है, कोई लंदन से आ रहा है, कोई फिजी से आ रहा है, कोई सूरीनाम से आ रहा है, कोई सिंगापुर से आ रहा है। इस काशी की गलियों में, सड़कों पर आप सुबह देखिए बाबा विश्वनाथ का हर हर बम बम करते हुए, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बाबा विश्वनाथ का दर्शन पाने के लिए आज लोगों को लग रहा है कि हाँ चलो काशी चलो, काशी चलो। नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी
महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी लोग काशी आ रहे हैं। तो यह काशी का सौभाग्य है, देश का सौभाग्य है। यह सौभाग्य इसलिए आया है कि आज एक ऐसे राजनेता के हाथ में हमारे देश की सत्ता है जो आज जिनकी प्रेरणा से आज यह सब दिन हम लोगों को देखने को मिला है। नमस्कार, स्वागत है आपका द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। इस खास एपिसोड में हम हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में, और आज के हमारे जो मेहमान हैं बहुत ही खास है। एक जुझारू और मेहनती और कर्मठ नेता, विधान परिषद सदस्य और उत्तर प्रदेश भाजपा के सह मीडिया प्रभारी माननीय धर्मेंद्र राय जी। आज हम उनसे बहुत सारे मुद्दों पर खुलकर के बातचीत करेंगे। तो आइए मिलते हैं माननीय धर्मेंद्र राय जी से। प्रणाम सर। हमने हाल ही में देखा विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तो उसमें भी आपकी कविता की चर्चा रही। आप एक राजनेता के साथ साथ एक कवि और गायन के भी शौकीन हैं, तो उसके बारे में मतलब एक नेता और ये वाला आप अपना प्रारूप कैसे देखते हैं? देखिए, क्या है कि जो भारत की संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो जीवन पद्धति है, वो हम लोग गांव से जुड़े हैं जी। और गांव में हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं। हम बचपन से रामचरितमानस के 5 दोहा अपने दादा को, अपने बड़े पिताजी को सुना के शाम को तभी भोजन करते थे जी। तो एक वातावरण हमारे, हम अभाव में प्रभाव दिखाते रहे हैं जी। हम गांव के लोग थे, थोड़े अभाव में जीते थे लेकिन बड़े प्रभाव में होते थे जी। प्रभाव ये था कि मन की जो हृदय की विशाल व्यापकता है वो हम में थी। हम कभी निराश नहीं हुए। हम बहुत कठिन परिस्थितियों में भी, अगर हमें पशुओं के लिए चारा काटना है, उनको आहार देना है, उनको कुएं से खींच के पानी पिलाना है, तो हम लोग इस सब जीवन पद्धति से जीते आए हैं। हम, आपने देखा होगा कि हम सब गांव के हैं। गांव में खेतों में बरसात हो रही है, पानी नीचे ज़मीन में धान की रोपाई हो रही है, कीचड़ है, गंदगी है, तो उसमें भी हमारी जो महिलाएं खासकर होती थीं, रोपाई करती थीं। पुरुष उनके साथ नर्सरी से वो धान के बीज ले आते थे जी। तो वो गीत गाती थी जी। उस धान की रोपाई में भी गीत गाते थे। बारिश हो रहा है, काम कर रही है, मेहनत कर रही है और गाना गा रही हैं। तो हमारे यही जीवन पद्धति है। और काशी को कहें, पूर्वांचल को कहें, तो गीतों के माध्यम से देश का एक जागरण। अगर वंदे मातरम पर भी चर्चा हो रही थी जी। और वंदे मातरम गीत इस देश का गान बन गया और आज़ादी के आंदोलन में वह एक शस्त्र के रूप में काम किया। तो उससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। उस समय के जो आप भक्ति काल को देखिए, आदित्य काल को देखिए, और इसमें जो कवियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में, हम कहते हैं कि अगर रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं, चाहे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविताएं या राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं, ये प्रेरित करती रही हैं। यहीं के आजमगढ़ के कवि थे श्याम नारायण पांडे जी, हल्दी घाटी लिखा। हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो बिल्कुल अंदाज में, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो ये बचपन से हम लोग शारीरिक व्यायाम करते थे, पीटी होती थी जी। तो हम क्या करते थे, हमारे अध्यापक नेतृत्व करते थे, हमको सिखाते थे कि हम देश की रक्षा कैसे करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। एक वातावरण था। तो उस वातावरण में हम लोगों ने जिया है। हम पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर आए तो ये सब चीज़ें थी। काशी तो धन्य है। और पंडित छन्नूलाल मिश्र जी, जिनके सानिध्य में मैं बहुत रहा, उनका स्नेह मुझे मिला, अब नहीं है। तो वो कहते थे कि जो नटराज का स्वरूप है भगवान शिव का, तो डमरू से निकला है।
जी। शिव के डमरू से ये निनाद, तो भगवान शिव जो साक्षात महादेव की नगरी है काशी, तो उन्होंने डमरू बजाया, वो निनाद, तो उनका एक स्वरूप नटराज का है जी। तो जहाँ संगीत है वहीं देवता है, संगीत में ही देवता रमते हैं जी। कि नृत्यावसाने नटराज राजो, जहाँ भगवान शिव हैं वो संगीत की दुनिया में चलते हैं। इसीलिए और सूफी गाने में जो पिया बालम ये सब ईश्वर है, प्रकृति जो है साक्षात मनुष्य नायिका है और ईश्वर नायक है। जी। तो नायक को ही हम पति बालम ये पिया के रूप में करते हैं। अगर चैती गाते थे चन्नू महाराज, तो किसको, एक सूफी गाना है ना, कबीरदास जी ने लिखा है कि लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, पिया घर जाऊं कैसे। किसके घर जाना है? पिया, वो ईश्वर के घर जाना है, तो हम बेदाग होके जाएं। तो इसलिए तमाम चैती में चन्नू महाराज जी सुनाते थे कि से जिया रे से जिया हो रामा, से जिया से सैया रूठ गई ले हो रामा, कोयल तोरी बोलिया। तो जो मोह रूपी यह जीवन में मोह होता है, तो उसमें कोयल रूपी वह मोह खलल डाल देती है। जब ईश्वर से हम अपना प्रेम लगाते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारे उसमें खलल डाल देती है। तो उसी पे यह चैती गाना है। और सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है। तो भगवान शिव के स्वरूप को हम विविध रूप में देखते हैं। और सत्यम शिवम सुंदरम में यहीं का कबीरदास जी का वो उसमें फिल्म में आया कि ये शरीर 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियों में कौन सा खुल जाए तो हम बिल्कुल स्व अनुशासन केंद्रित, जब हम आत्मा पे अपने नियंत्रण करेंगे, इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे, तभी हम कोई लक्ष्य पा सकते हैं। जी। हमें नियंत्रण करना पड़ता है, स्वतः को नियंत्रण करना पड़ता है। तो कौन सी इंद्रिय खुल जा रही है वो उस पर हमें ध्यान देना होता है कि रंग महल के 10 दरवाजे, जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैयानी कैसे गए मैं ना लड़ी थी, सैयानी कैसे गए। तो वह हमने ईश्वर से प्रेम लगाया। तो ये हमारे संगीत के, गीत के विविध रूप हैं। अगर संगीत जीवन में नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसलिए एक परंपरा है जिसे सदन में हम कभी कभी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम काशी आज हमारे बाबा भोले की नगरी है और हमारे देश के जो दुनिया के प्रखर नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो हमारे काशी के सांसद हैं जी। उन्होंने बहुत सारे विविध रूप में काशी को जगाया है। आज देखिए काशी सांसद खेल उत्सव चलता है, काशी सांसद उत्सव चलता है। तो बच्चे, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने जो बच्चे हैं, युवाओं से बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया। एक एक प्रतिभाएं सामने आ रही हैं जी। बाल कवि सम्मेलन, तो जो यह चीज होगा तो देश, भारत अपनी एक सांस्कृतिक स्वरूप है भारत का और खासकर काशी का, तो इसकी झलक तो दिखनी चाहिए, दुनिया जाने जी कि हम परंपराओं से सदियों से जीते आ रहे हैं। यही हमारी परंपरा, यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी संस्कृति है। और जब संस्कृति जीवित रहेगी वही लंबे समय तक चलती है जी। हमारा ये महल, अटारी, वैभव हमारी पहचान, हमारे संस्कृति, हमारी पहचान है। गीता में भगवान कृष्ण ने यही संदेश दिया है कि अर्जुन, हम किसी को महल अटारी नहीं देते हैं, हम क्या देते हैं, यश और अपयश। तो यश प्राप्त करने के लिए जीवन होता है। भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर यदुनंदन श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन को यही संदेश दिया है कि देखो,
मेरे पास देने के लिए दो ही वस्तुएं हैं, यश और अपयश। तो इसीलिए अर्जुन को उन्होंने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, और उस दर्शन में क्या दिखाया कि लोग आते हैं जाते हैं, यह तो निमित्त है, करने वाले कौन हैं? वह ईश्वर है। हम कौन सा कर्म करते हैं? प्रभु की अगर हमारे पर कृपा है तो हम ऐसे कर्म में रहेंगे कि हमें यश की प्राप्ति होगी। आज अगर नरेंद्र मोदी जी ऐसा कर्म कर रहे हैं जो दुनिया में उन्हें यश मिल रहा है जी, तो वह परंपरा वहीं से आती है, हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से, कि त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस् अत्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धामम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम वायुर्मो अग्नि वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भोयपि नमो नमस्ते। भगवान ने उनको विराट स्वरूप का दर्शन कराया। तब अर्जुन ने कहा कि आप ही जल हैं, आप ही थल हैं, आप ही वायु हैं, आप ही अग्नि हैं, चराचर जगत के स्वामी भगवान यदुनंदन श्री कृष्ण हैं, केशव हैं, माधव हैं। तो हम निमित्त हैं। हम जो भी राजनीति में काम करें, हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, तो हम ईश्वर को अपने उसमें श्रद्धा जोड़ करके हम अपने आप को समझें कि हम एक निमित्त हैं, करने वाले वही ईश्वर हैं। हमसे अच्छा कराएं जिससे हमें यश की प्राप्ति हो। पहले 5 मिनट में ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एक नेता के साथ बैठ करके ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है किसी संत महात्मा के साथ बैठ करके सत्संग सुन रहा हूँ। इस परिवेश में जो राजनीतिक परिवेश है उसमें आपका जो व्यक्तित्व है, जो मैंने बोला, क्योंकि गाली गलौज वाली नेगेटिव पॉलिटिक्स थोड़ा ज़्यादा है अगर देखा जाए तो, ऐसे लोग जो मधुरभाषी हैं और मधुरभाषी होते हुए भी अपनी बात को तत्परता से रखते हैं, वैसे लोग कम हैं। इसके लिए मैंने ये प्रश्न पूछा था। दूसरा, ये वंदे मातरम पे एक आपका संक्षिप्त टिप्पणी चाहूँगा कि क्या वंदे मातरम जैसे एक पवित्र गीत पर भी, राष्ट्र गीत पर भी क्या इस तरीके की पॉलिटिक्स होना चाहिए जहाँ पे कि विरोध हो? क्या ऐसा आपको उचित लगता है? देखिए, इतिहास जो है, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक आता है वक्तव्य कहीं कहीं कि जब वो जाते हैं अफगानिस्तान जी प्रधानमंत्री होते हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं अफगानिस्तान के वहाँ के अधिकारियों से मैंने कहा कि मैं गजनी जाना चाहता हूँ जी, गजनी जाना चाहता हूँ। तो अधिकारियों ने कहा कि साहब वहाँ कोई 5 स्टार होटल नहीं है, कोई पर्यटक स्थल नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं जब आपको ठहरा सकें, आपका स्वागत सत्कार कर सकें, तो हम कैसे आपको ले जा सकते हैं। फिर भी अटल जी ने जिद किया कि नहीं, मैं गजनी जाऊंगा। वो गजनी को देखना चाहते थे, वो अपने इतिहास का पुनरावलोकन करना चाहते थे। तो वो गजनी गए। वो कहते थे कि मैं गजनी गया, और जब मैं गया वहां तो केवल रेगिस्तान में धूल उड़ रही थी, एक फूस की मड़ई भी नहीं थी, और वहां से गजनी उठा था और एक आक्रांता जो हमारे देश को लूटता गया, लूटता गया, लूटता गया जी। तो हमें इतिहास सबक देता है कि वह आक्रांताओं का काल, फिर अंग्रेजों का काल, और अंग्रेजों की लड़ाई हमने प्रतिकार किया। हम गुलामी की जिंदगी नहीं हमने जिया। भारत के लोगों ने प्रतिकार किया कि हम गुलाम नहीं, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं, हम अपनी जिंदगी, हम भारतीय अपनी परंपरा से जिएंगे, अपनी श्रद्धा से जिएंगे। तो वह दौर भी अंग्रेज ठिठक गए, हमारी परंपराओं पर आघात करने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी जी। लेकिन जब देश को आजादी मिली और एक नया भूत सवार हुआ सेकुलरिज्म का, पंथ निरपेक्ष, और ये तमाम चीजें ऐसी जोड़ी गई कि हमारे जो महापुरुष थे जिन्होंने वंदे मातरम जैसा गीत दिया, और जैसे तमाम गीत जो हमारे इस देश की आज़ादी के लिए शस्त्र बने, लेकिन उस पर कुठाराघात किया गया। हम अगर इतिहास को देखें तो बंटवारे का दर्द, वो बंटवारा आप जानते हैं, बहुत वंदे मातरम ही नहीं, तिरंगा पर भी सवाल उठा था जी। एक वर्ग ने, पाकिस्तान बन चुका है, और जो जीना और सर सैयद अहमद, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किताबों में मैंने दिया है, पूज्य पराड़कर जी की लेखनी से निकल के आता है कि जीना ने खून की नदियाँ बहाई,
तो वह परिस्थितियां थी, वो पाकिस्तान ले चुके हैं। फिर भी भारत की सभ्यता संस्कृति, अब एक दौर था कि भारत अब अपनी विरासत के साथ, अपनी सभ्यता के साथ, अपनी संस्कृति के साथ एक नया भारत का उदय होता। लेकिन उस समय के नेतृत्व ने, उस समय की परिस्थितियों ने ऐसा किया कि हमारे अपनी संस्कृति पर ही हमको सोचना पड़ गया, और इसका परिणाम यह था कि हमें वंदे मातरम गाने का भी अधिकार हमसे छीना गया जी। ये परिस्थितियां थी, संसद में नहीं गाने दिया गया। आज मैं कहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में, आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक ऐसा वातावरण बना है कि हर कोई वंदे मातरम गा रहा है जी। परिस्थितियां होती हैं, समय काल परिस्थिति। आज संसद में वंदे मातरम का गान हो रहा है, आज हमारे विधान परिषद में वंदे मातरम का गान हो रहा है। जो प्रतिपक्ष है वह भी कह रहा है कि हाँ हम वंदे मातरम के। तो आज यह दिन आया है, तो यही स्वराज भी है और सुराज भी है जी। आज मेरा सुराज आया है कि आज अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर बना है, भव्यता दिव्यता के साथ। आज काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। यही हमारा सुराज है कि आज हम अपनी संस्कृति के साथ, अपने धर्म परायण लोगों के आकांक्षा के साथ इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। विकास तभी होता है जब हम अपनी मूल संस्कृति को छोड़ते नहीं हैं, त्यागते नहीं हैं। आदरणीय मोदी जी बार बार कहते हैं कि काशी में जब वो आए थे 14 में, तो उन्होंने पहली बार कहा कि हम काशी की विरासत से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हम कायाकल्प नहीं कर सकते, हम काशी की समृद्ध विरासत में एक ईंट जोड़ सकते हैं। आज एक ईंट जोड़ने से इस काशी का चतुर्दिक विकास देखिए कि किस तरह से 26 करोड़ लोग एक वर्ष में काशी आ रहे हैं जी। तो ये काशी का विकास यही है। आज चौतरफा मंदिर में जो पुण्य लगा के हमारे देश नहीं विदेश, कोई यूएसए से आ रहा है, कोई लंदन से आ रहा है, कोई फिजी से आ रहा है, कोई सुरीनाम से आ रहा है, कोई सिंगापुर से आ रहा है। इस काशी की गलियों में, सड़कों पर आप सुबह देखिए बाबा विश्वनाथ का हर हर बम बम करते हुए, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बाबा विश्वनाथ का दर्शन पाने के लिए आज लोगों को लग रहा है कि हाँ चलो काशी चलो, काशी चलो। नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी लोग काशी आ रहे हैं। तो यह काशी का सौभाग्य है, देश का सौभाग्य है। यह सौभाग्य इसलिए आया है कि आज एक ऐसे राजनेता के हाथ में हमारे देश की सत्ता है, जो आज जिनकी प्रेरणा से आज यह सब दिन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इससे पहले कि हम आगे जाएं और सारे प्रश्न पूछें, मैं ये जानना चाहूँगा, ये हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका राजनीति में कैसे आगमन हुआ, क्या प्रेरणा थी, क्या मन में विचार थे, क्या लक्ष्य था, कहाँ तक पहुँचे हैं, अगर इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग जिस भी क्षेत्र में थे, किसी भी क्षेत्र का, हम पत्रकारिता में थे जी, तो पत्रकारिता भी बहुत समाज सेवा का सबसे उचित माध्यम है जी। हम लोगों ने बहुत सारे लड़ाई लड़ी समाज को अच्छा देने के लिए, और राजनीति का सूत्र वाक्य यही है कि साम दाम दंड भेद जो अपना कर भी भगवान कृष्ण ने भी यही संदेश दिया था कि हम सत्ता प्राप्त अगर करते हैं तो वह लोकहित को समर्पित कर देंगे। हमारे पास कोई सामर्थ्य आती है, हमारे पास कोई बल आता है, तो हम अपने लिए शोहरत के लिए नहीं, हम अपने स्वयं को स्थापित करने के लिए नहीं, हम साम्राज्यवाद स्थापित करने के लिए नहीं, हम वैभव संपत्ति के लिए नहीं, गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है। तो राजनीति यह है कि हम असहाय वंचित जिस भी क्षेत्र के हों, जिस भी वर्ग के हों, वह गरीब हैं, असहाय हैं, हम उनके, मालवीय जी का सूत्रवाक्य जीवन का यही था, न तो हम काम ए राज्यम न स्वर्गा न पुनर्भवम काम ए दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्ति नाशनम। पूज्य मालवीय जी उपनिषद की इस वाक्य को उन्होंने अपने जीवन का सूत्रवाक्य बनाया कि न मुझे राज्य चाहिए, न मुझे भोग चाहिए, और न मुझे मोक्ष चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि जहाँ दुखी प्राणियों के दुखों का समूल नाश हो जाए, वही हमें
प्राप्त होना चाहिए। तो राजनीति यही है कि हमें जितनी भी सामर्थ्य है, हमारी जितनी क्षमता है, हम लोगों के काम आए। राजनीति गंभीर विषय है, आवारों पर छोड़ न देना। आवारा लोगों के हाथ में अगर राजनीति जाएगी, बंदूकधारी लोगों के हाथ में राजनीति जाएगी, तो देश का विकास, देश की सभ्यता कहीं न कहीं अवरुद्ध होगी। अच्छे लोगों को आना चाहिए। एक सोच थी, हम लोग जिस परिवार से आते थे, चंदौली जिला है, हमारा गांव है, तो वहाँ परिवार के लोग ग्राम प्रधान भी हुए, ब्लॉक प्रमुख भी हुए। एक राजनीतिक वातावरण ऐसा था जो समाज सेवा के लिए था, कोई पद की लालसा नहीं थी किसी को। तो उस तरह से जोड़ करके उसमें बचपन से ऐसा सेवा का भाव छिपा हुआ था कि सारा कुटुंब है। गांव हमारा अगर 5000 की आबादी है, तो आज भी आप जाएंगे, बगही मेरा गांव है, तो वहाँ पूरा घर घर जुड़ा हुआ है, उसमें कोई जात नहीं है। बहुत बड़ी बात। और सारे लोग, आज हम उस परिवार से आते हैं जहाँ 100 बरस हो गया, अभी कोई दीवार नहीं पड़ी है। तो 150 लोग एक छत के नीचे रहते हैं। आप पूरे पूर्वांचल में जाएंगे या कहीं भी, तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन जब मेरे घर में जाएंगे तो वही पूर्वजों की बनाई हुई बखरी आज भी है। और अगर कोई बनारस में रहता है, कोई लखनऊ में, कोई यहाँ वहाँ गांव जाते हैं, तो सब लोग एक साथ एक बखरी में, एक खपरेल के नीचे बैठते हैं। बखरी शब्द तो खो गया है। हाँ, एक नीम के नीचे पेड़ के बैठते हैं। तो ये पूर्वजों की, ईश्वर की कृपा है कि इतने लोग विचारों का, समृद्ध विचारों की होती है। सेवा जो है विचारों से होता है। तो राजनीति में आने का एक संयोग बना, जो भी प्रभु ने किया, संकट मोचन जी किया, का मैं भक्त रहा। कब कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया, न कोई सोच थी, न कोई कल्पना थी, कुछ पाने की भी कल्पना नहीं थी। आदरणीय मोदी जी के साथ हम लोग चल पड़े और नेतृत्व ने कुछ समझा, हमें एक दायित्व दिया जी। तो दायित्व को कैसे निभाया जा सके, लोगों को हम समर्पित कर सकें, ये मेरा नहीं है, ये लोगों का है। ये भावना, मैं तो कहता हूँ कि बुद्ध विचार में ईश्वर यही रखे कि जो कुछ भी प्राप्त हो सार्वजनिक जीवन में, वो सबका है, सबका अधिकार है, वो सिर्फ केवल मेरा नहीं है। आपने बीच में कहा कि सत्ता जो है आवारा लोगों के या नाकाबिल लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, समाज सेवी या समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ जाना चाहिए, जिससे कि समाज का भला हो सके। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक वंशवाद ऐसा हो गया है या हावी हो रहा है कि एक नेता बन रहे हैं, फिर उनके बच्चे आ रहे हैं या उनको प्रमोशन मिल जा रहा है, और एक जमीनी नेता या कार्यकर्ता जो 20 साल से राजनीति से जुड़ा हुआ है वो पीछे हो जाता है। कहीं कहीं अपवाद है। काम करने वाले आगे आते हैं जी। उनकी पहचान, कभी वो दौर रहा होगा, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और आज इस संगठन को आप देखिए तो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं नितिन नवीन जी। उनके पिता जरूर राजनीति में थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को स्थापित किया, जनसेवा को समर्पित किया, उनका जीवन जनसेवा को समर्पित है। तो अच्छे लोग, अच्छे संस्कार के लोग जब राजनीति में आएंगे, आज श्रद्धेय अटल जी का हम लोग जयंती मना रहे हैं, उन्होंने राजनीति को एक संस्कार दिया। राजपुरुष क्या होता है, चतुर्दिक उसकी सोच की विशालता क्या, व्यापकता क्या है। तो राजनीति में एक व्यापक सोच चाहिए, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है जी। तो अटल जी का जो योगदान है राजनीति में आप देखिए, तो ऐसे राजनेता जब जनसंघ से निकले हों या और दलों से निकले हों, यहीं मैं कह सकता हूं कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी या राजनारायण जी सरीखे नेता, डॉक्टर संपूर्णानंद जी इसी काशी में थे जी, मुख्यमंत्री थे। और जब यहाँ से काशी में जालपा देवी पर उनका घर था, जब उन्होंने काशी छोड़ा तो एक बक्से में उनके कुछ पुस्तकें थी और कुछ नहीं था जी। राजनेता का जीवन त्याग, तपस्या, बलिदान का है जी, उसी को लोग याद करते हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में गाजीपुर की घटना आपको याद होगी कि जहां 8 लोगों ने अपनी शहादत दी,
जी। मजिस्ट्रेट ने गोली मारा, उन्होंने कहा कि नहीं, पैर में गोली मत मारो, अपना सीना खोल दिया और कहा कि सीने पे गोली मारो। बाबू शिवपूजन राय जी और ऐसे लोग थे, जहां 8 लोग शहीद हुए। तो ये देश बहुत कठिनाई से गुजरा है। इस देश ने स्वतंत्रता प्राप्ति की है बड़े संघर्ष के, बड़े बलिदान के बाद, और पूर्वांचल को तो बहुत इतिहास रहा है। तो राजनेता जो भी पैदा हुए संघर्ष से या छात्र राजनीति से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, या मनोज सिन्हा जी कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, देखिए कश्मीर में कैसा वातावरण उन्होंने दिया, जो पत्थरबाज थे आज कहाँ है। सही बात है। तो अच्छे लोग राजनीति में जब आएंगे, अच्छी सोच होगी तो अच्छा काम हो जी। तो आज दिखा रहे हैं। यहीं के हमारे काशी के ही चंदौली के मूल निवासी हैं राजनाथ सिंह जी, जो रक्षा मंत्री हैं। तो उनके व्यक्तित्व को देखिए तो लगता है कि एक राजनेता इस देश को नेतृत्व दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। काम से क्योंकि आपने काम का लास्ट में जिक्र किया, और आपके काम की अगर चर्चा की जाए, मुझे लगता है कि इधर मैं थोड़ा फॉलो करता हूँ, जिस तेजी से आपका काम चल रहा है, मतलब एक केंद्र में नितिन गडकरी जी का है, और तुलना करना थोड़ा सा लोगों को अतिशयोक्ति लगेगा, बट उसी तेजी से आप सेवापुरी और सेवापुरी के आसपास के क्षेत्रों में जिस तरीके से सड़क निर्माण पे फोकस है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि मैंने हाल फिलहाल में कोई ऐसा नेता देखा था। तो आपका विजन क्या है और कैसे इतनी तेजी, इतनी एनर्जी आती कैसे? हम बनारस में 25, 30, 35 वर्ष का हम लोग का सार्वजनिक जीवन हो गया है जी। पत्रकारिता में रहते हुए 10 बजे अगर प्रातः निकले तो रात 2 बजे तक हम फील्ड में ही होते थे जी। ऑफिस से लेके या फील्ड में। एक अनुभव, और हमारे संगठन ने हमको लोकसभा आदरणीय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, सेवापुरी में हमारे विधायक थोड़े अस्वस्थ हैं, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा संगठन का अच्छा निर्देश हुआ कि हम सेवापुरी की जनता के बीच में थोड़ा अपना समय दें जी, उसको देखें। तो सेवापुरी में जुड़ने का सौभाग्य मिला। तो अपनी एक जो सोच है, लोगों की प्रेरणा है, आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व है, आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा है कि हम लोग वहाँ कुछ कर पा रहे हैं, जनता इसको स्वीकार कर रही है। ये मुझे आत्मसंतोष होता है कि लोगों ने महसूस किया कि कोई जनप्रतिनिधि उनके बीच में सक्रिय है। तो मुझे इस बात का कोई बहुत वह नहीं है। बात इतनी है कि प्रसन्नता होती है कि लोग महसूस करें कि जननेता से उनकी अपेक्षाएं क्या है और जननेता उनकी अपेक्षाओं पर खरे कैसे उतरे। तो अपनी कोशिश यही होती है कि कोई भी कार्य हो, हम 24 घंटा हमें काम करने की आवश्यकता हो, तब भी दिन रात उनके लिए लग करके हम कैसे सजा सकते हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ सेवापुरी के बहुत अंतिम छोर पे, आपने देखा किस तरह से भीड़ उमड़ी, बनौली ग्राम सभा में, बनौली में, दुबेपुर जी, किस तरह से भीड़ उमड़ी थी। तो ये सेवापुरी के मुझे खुशी होती है कि हम लोगों ने थोड़ी जो हलचल मचाई है जी, तो उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। हमारा काम यही है कि लोग समझें कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि वह जनता के बीच में रह के जनता की भावनाओं के साथ चलता है। यही मुझे साबित करना है और मेरी अपेक्षा भी, मेरा लक्ष्य भी यही है कि लोगों के सहयोग से एक अच्छा वातावरण बने। नहीं, जिस तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि मैं तो ज़्यादा यहाँ पे रहा नहीं हूँ, लेकिन जितना भी देख पाता हूँ फेसबुक के माध्यम से लोगों से बात होता है, हर चीज़ का एक अच्छा नियोजन होना जी, योजनाबद्ध तरीके से काम होना चाहिए जी। विकास के लिए बहुत पैसे केंद्र से भी आ रहे हैं, प्रदेश सरकार से भी आ रहे हैं। हम सेवापुरी और रोहनिया का जो क्षेत्र है, आप देख सकते हैं कि पंचक्रोशी मार्ग है, जहाँ लाखों हजारों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर है, सड़क है, बहुत सारे तालाब हैं जो महाराज बनारस ने बनाए हुए हैं जी। भैरव तालाब है, राजा तालाब है, रानी की तालाब है, और हैं कुंड हैं, पोखरे हैं, रामेश्वर की तरफ जाएंगे तो बहुत, हाँ। तो उस मार्ग पे आज पर्यटन विभाग से हम लोगों ने प्रयास करके आदरणीय मोदी जी के प्रेरणा से वहाँ पे बहुत सारे उसके सुंदरीकरण के कार्य हो रहे हैं, लोग बहुत खुश हो रहे हैं। सड़कें हैं, एक कालिका धाम मंदिर है
जी, जहाँ बहुत जैसे माँ विंध्यवासिनी के यहाँ भीड़ होती है दरबार में, उस तरह से वहाँ भी होती है जी। हम गए थे तो हमारे दृष्टि में आया, वहाँ हमारे लोग हैं, उन्होंने हमको बताया कि यहाँ गिरते हैं लोग, नवरात्र में जाते हैं, रास्ता नहीं है, ये नहीं है। तो हमने पहला माँ कालिका के अपने विकास निधि का मद जो है उसमें लगाया, माँ काली के चरणों में। आज खुशी होती है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं अच्छा काम होता है, कि अब लोग जा रहे हैं नवरात्र में तो उनको गिरना नहीं, अच्छी सड़क मिल गई। तो इस तरह से छोटे छोटे जहाँ भी गांव गरीब किसान है, किसानों का क्षेत्र है, तो जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है वहाँ अपना प्रयास होता है कि कुछ अच्छा करने का प्रयास। जी, तो अगर देखा जाए तो सड़क हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, और भी बहुत सारे काम हैं वो तो हो रहे हैं। जो द राइजिंग भारत पॉडकास्ट का मेन मिशन है या एक उद्देश्य जो कह सकते हैं, वो उसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी हुई बातें करते हैं। शिक्षा में आपको क्या लगता है कहाँ से चूक हो रही है? जो प्राथमिक विद्यालय है बंद करने की भी बात हुई, मर्जर की भी बातें हुई, सारी डिसीजन वापस ले लिए गए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था वहाँ पे बेहतर नहीं हो पा रहा है। मैंने कुछ शिक्षकों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करने की कोशिश की, क्योंकि सरकारी नौकरी में है तो वो पॉडकास्ट पे आकर के बात नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि सरकार हमसे इतने सारे काम करवाती है, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वोट गिनती हो, अभी SIR चल रहा था उसमें हो, यहाँ तक कि सदन में भी बात उठी और वहाँ पे बोला गया कि नहीं, अलीगढ़ में तो टीचर्स को कुत्ते गिनने तक के लिए लगा दिया गया। तो जो भी है, मतलब प्राइमरी शिक्षा, जो मैं अगर अपने आप को 25 साल पहले देखता था तो हम सब लोग, चाहे कोई अमीर घर से है, चाहे कोई मीडियम परिवार से है या गरीब घर से, सब लोग प्राइमरी विद्यालयों में जाते थे और एक विश्वसनीयता थी कि यहाँ पे बच्चा पढ़ेगा और काबिल होगा। आज दो चीज़ें हुई हैं, एक तो क्वालिटी थोड़ी सी सरकारी विद्यालयों में कम हुई है, उसे हम सबको मानना होगा, और दूसरा है कि एक स्टेटस ड्रिवन भी सोसाइटी हो गई है कि नहीं, बड़े से बड़े स्कूल में दाखिला कराना है, तो सोसाइटी ने भी वो विश्वसनीयता सरकारी विद्यालयों से खो दी है। तो इसमें आप कैसे देखते हैं और कैसे सुधार किया जा सकता है? देखिए, हम उत्तर प्रदेश में 17 से पूज्य योगी जी के नेतृत्व में सरकार चली है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत प्रेरित करते हैं कि हमें लोगों ने एक एक विद्यालय को गोद लिया और आंगनबाड़ी के कार्यक्रम चल रहे हैं जी। तो सुधरी है। आप अगर महसूस करेंगे तो मैं अगर काशी की बात करूं तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है जी। हमारे अध्यापक हैं, वो बाकी काम करते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई पर भी उनका जोर है जी। आज शिक्षा में प्राइमरी स्कूलों में चले जाइए तो स्मार्ट क्लासेस बन रहे हैं, बच्चों को तमाम तरह की सुविधाएं दे रही हैं। तो गांव में मैं तो जाता रहता हूं अक्सर, मैं तो अपना जन्मदिन भी कर्नाडाणी है, यहाँ मोहनसराय के पास स्कूल है जी। तो वहाँ बच्चों के बीच में उनको मिष्ठान खिलाता हूँ, अपने जन्मदिन पर वहीं जाता हूँ। अरे वाह। या किसी और विद्यालय में जाने का अवसर मिले तो बच्चों को देख के बड़ी प्रसन्नता होती है, वहाँ बहुत अच्छा वातावरण है। तो हम तो जहाँ भी ऐसे कहीं जा रहे हैं तो हम प्राइमरी स्कूल में चले जाते हैं जी। बच्चों से पूछते भी हैं, हम लोग चूँकि प्राथमिक विद्यालय के छात्र हैं जी, और अध्यापक भी बड़े अच्छे होते थे, गुरुओं के प्रति आज भी भाव। हमारे अभी कुछ महीने पहले हमको पढ़ाए थे पनारू सिंह चौहान जी, हमारे गुरु थे। तो एक गुरु शिष्य का भाव भी था। तो जहाँ कमी होगी उसको माध्यमिक विद्यालयों में भी जहाँ पुराने हैं उनको भी सुधार रहे हैं, उनको बिल्डिंग भी दे रहे हैं, वहाँ तमाम सुविधाएं भी दे रहे हैं। तो संख्या बढ़ रही है, माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। और जो प्राइवेट स्कूल हैं तो वो शिक्षा क्या है कि आज़ादी के बाद से अंग्रेजी और अंग्रेजियत को थोड़ी सी महत्व दी गई जी। महाराज बनारस सिंह, डॉक्टर विभूत नारायण सिंह जी थे और एक कार्यक्रम में गए थे तो वो उसके खिलाफ थे, अंग्रेजी और अंग्रेजियत के खिलाफ थे। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि हमें कोई निमंत्रित करने आया गेस्ट के लिए, तो हमने शर्त रखी कि भाई देखो बच्चे टाई नहीं पहनेंगे, और कह रहे थे कि मैं जब गया तो कुछ बच्चियां भी टाई पहने हुई थी, तो हमें अच्छा नहीं लगा।
तो हमने उनसे कहा कि भाई देखो, अंग्रेज तो टाई पहनते हैं, अंग्रेजी टाई नहीं पहनती। लेकिन हम नकल में, दूसरों की, विदेशियों की नकल में अपनी अकल न खो दें। तो ये कुछ तो था, लेकिन आज धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, तो हमें इस पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो हमें लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अच्छा करेंगे, अच्छा करते जाएंगे। जी, यही अनुरोध है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय जो है एक बच्चों के जो शिक्षा का नींव है। अगर विकसित भारत हम 2047 तक का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं और विकसित भारत चाहते हैं, तो उसमें जो ये पीछे वाली लाइन के लोग हैं, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में आज ज़्यादा से ज़्यादातर देखेंगे तो गरीब घरों के बच्चे जा रहे हैं। अगर वो मजबूत नहीं होंगे और उनका कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा इकोनॉमी में, तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। धीरे धीरे देखिए, जो आत्मबल आता है जी, बच्चे में भी। सरस्वती शिक्षा मंदिर है नियामताबाद चंदौली में, मैं गया था, बच्चों की प्रतिभा देख के मैं बहुत कायल हो गया। जी, क्या उनके अंदर सृष्ट है। जो हम लोग पढ़ते थे, तो वह वातावरण, मैं तो जाता हूँ, अभी एक स्कूल के कार्यक्रम में गया था जी, तो गार्जियन की अपेक्षा क्या है, वो चाहते हैं। तो मैं आग्रह रखता हूँ उनसे, बच्चों को लेकर के माताएं आई थी, तो हमने कहा कि देखिए, बच्चों को थोड़ा प्रेम दीजिए, वात्सल्य दीजिए। जी, मातृत्व भातृत्व हमें इस देश की हमारी पूंजी है। जी, हमें हमारा जो जीवन दर्शन है। तो मैंने पूछा अपने जो माताएं थी, अभिभावक रूप में आई थी, तो हमने ऐसे ही पूछ दिया विनोदपूर्ण तरीके से कि भाई आप बच्चों को लोरी सुनाती हैं? हम लोगों की माँ लोरी सुनाती थी। आज बच्चों को स्कूल के लिए टाई पहनाना है, जूता पहनाना है, हाय हेलो फला। हमने कहा नहीं, आप उनको, बच्चों को सिखाइए। आप राम के आदर्श को ले आइए कि गुरुकुल में गुरु वशिष्ठ के यहाँ जब वो शिक्षा पा रहे हैं, तो प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। ये संस्कृति है। माता पिता गुरु, हम उनके चरणों का आशीर्वाद लेकर के जाएंगे। आज बच्चों में मन मस्तिष्क कैसा हो रहा है, चश्मा लगा रहे हैं बच्चे छोटे में, इतना हम उन पर प्रेशर न दें। हमारी अपेक्षाएं ऐसी हो, हम उनको बढ़ने का, खिलने का, खेलने का अवसर दें। सही बात है। तो उनको एक वातावरण बच्चों को देना, वो हमारे गार्जियन देंगे। हम उनको अंग्रेज बना देंगे, अंग्रेजियत से उनको जोड़ देंगे, तो उसको करिए, लेकिन अपनी संस्कृति के साथ संस्कृति को ध्यान रखते। तो हमने पूछा कि भाई कोई महिलाएं जो आई हैं, नारी शक्ति, कोई लोरी बच्चों को आज सुनाता है, जो हम लोगों की माता सुनाती थी बचपन में। नींद आ जाती थी, निद्रा देवी भी, नींद ही पूरी नहीं आएगी तो वो पढ़ाई क्या करेंगे। हैं, सवेरे उनके कमरे से धां धां पिटा रहे हैं, जूता बांधा जा रहा है, फीता बांधा जा रहा है, सीटा जा रहा है जाने के लिए। सही कि तो आप बच्चों को प्रेम दीजिए, थोड़ा सा खुलापन दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए, वो अपने आप बढ़ेंगे। हम लोग तो लावारिस की तरफ पढ़ाई किए, ना कोई गार्जियन पूछता था कि आपने आज क्या पढ़ा, ना कोई ट्यूटर होता था जो गुरुजी ने पढ़ाया। हम लोग अपने ही से ऐसे नाक पोंछते हुए, मुंह पोंछते हुए कर लेते थे, स्लेट पेंसिल, कहीं दूधिया गिरा दें, कहीं स्याही गिरा दें, कहीं वो हो, कुछ नहीं था, न साफ थी, न सफाई तार जो है वो मौलिकता थी जी। तो किसी को लोरी सुनाने नहीं है। हमने कहा भाई लोरी रील्स का जमाना है, अभी लोरी का जमाना कहाँ रहा। तो आइए अपनी संस्कृति पर लौटेंगे लोग। मैं तो कहता हूँ कि कुछ बरस अब देखिए अपनी संस्कृति की ओर बहुत तेजी से लोग बढ़ रहे हैं, पुरानी विरासत को ढूंढ रहे हैं। तो लोरी में क्या कहते थे कि आई उरी निदिया निदरपुर से, आई उरी निदिया निदरपुर से, का होई मुंगवा हो, का होई मोतिया, हमरा के चाही बस तो हरी ही गोदिया, घरवा भरल रही
अन धन से आई उरी निधिया निधर पूर। हमारे संस्कृति का हिस्सा है। चंदा मामा से बच्चों को कहते थे क्या कि चंदा मामा अरे आवा बारे आवा हो, चंदा मामा अरे आवा बारे आवा, नदिया किनारे आवा हो। जैसा कि शिक्षा में आपने बोला कि एक अच्छा खासा प्रयास चल रहा है और उसमें सुधार की उम्मीद है, और मैं भी यही अनुरोध करूंगा क्योंकि प्राथमिक शिक्षा बहुत बड़ा कड़ी है अगर हम विकसित भारत की तरफ जाना चाहते हैं तो। उसके बाद आता है क्योंकि शिक्षा से ही रोजगार जुड़ा हुआ है, तो रोजगार बनारस और पूर्वांचल में किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बातें तो हुई हैं लेकिन धरातल पे थोड़ा सा रोजगार लोग कहते हैं रोजगार। आज देखिए कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है इतने बड़े पैमाने जी, तो उसमें इंजीनियर नहीं लग रहे हैं जी, कुशल कारीगर नहीं लग रहे हैं, लग रहा है जी जी। पलायन होता था, बाहर लोग जाते थे। आज आप काशी के आसपास के जगहों पे जाइए तो किस तरह से कई सेक्टर में, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, आज यहाँ इतने हॉस्पिटल खुल रहे हैं, इतने स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं। तो इसमें लोग जो टेक्निकल लोग हैं वो लग रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम सड़क का हो रहा है, पुलिया का हो रहा है, तो उसमें तो लोगों को रोजगार मिलता है। बाकी क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाएं, अभी हम रोजगार मेला लगाते हैं जी, विदेशों से मांग हो रही है जी। अभी हमारे श्रम मंत्री हैं अनिल राजभर जी, आप उनसे आंकड़ा भी दिन सदन में प्रस्तुत कर रहे थे, तो तमाम देशों में हमारे भारतीय लोग जा रहे हैं। पासपोर्ट दफ्तर में चले जाइए, तो इस तरह का वातावरण बन रहा है। और युवाओं के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में बहुत बड़ी सोच है जी। वो कहते हैं कि 25% युवा इस देश में है, वही हमारी शक्ति है जी। इस देश की आबादी में 35% की हिस्सेदारी हमारे युवाओं की है। मेरा जो कहना था कि एक तो हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरीके से काम हुआ है, और आपने बोला भी जब मन की बात के कार्यक्रम के बाद कि एक ऐसा बदलाव हुआ है जो कि कल्पना से परे है। अगर पिछले 10 साल 12 सालों में देखा जाए तो बहुत ही अलग लेवल का बदलाव हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। जो प्रयागराज जाने में पहले 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लगते थे, शायद अब वो 1-1.5 घंटे में हो जाता है। और शहर के अंदर भी बहुत सारे फ्लाईओवर्स और सारी चीज़ें बन गई हैं। रोपवे भी बन रहा है जो कि अपने आप में एक अलग ही ये है। लेकिन इंडस्ट्रीज लाने का, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे IT हो, चाहे वेयर हाउसेज हो, वो अभी थोड़ा दूर है पूर्वांचल से। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, मेरठ में भी हो रहा है, अभी आगरा, कानपुर, आप गाजीपुर चले जाइए जी। गाजीपुर की मिर्ची जी जा रही है, एक्सपोर्ट हो रही है जी। बनारस का लंगड़ा आम जानते हैं, लंदन जा रहा है जी है? जी। तो हमारी कोशिश की, देखिए हमारी सरकार चाहती है कि हम किसानों को समृद्ध करें जी। जो कृषि आधारित उद्योग हैं, आप करखियाओं में चले जाइए, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र जो है जी, आप देखिए कि जो ये बांस है, बम्बू, उसका वहाँ पे उपयोग हो रहा है, उससे बहुत सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं जी। तमाम जो खाद्य पदार्थ से संबंधित हैं हमारे, उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो कृषि आधारित रोजगार है, हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से हम किसानों की आय को दोगुना करें जी। वह लोगों को रोजगार देने की स्थिति में हो जी। अभी तो और सारे काम हो रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण में। आप देखेंगे कि एक वातावरण बनता जाएगा और लोगों को रोजगार के, चाहे खादी ग्राम उद्योग से जुड़ा हो। हम प्रधानमंत्री जी स्वदेशी पर जोर देते हैं, तो आप चले जाइए, जो स्थिति थी, आज उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे GI टैग, यहाँ के खान पान, लाल पेड़ा, लौंग लता, ये सब चीज़ें
निर्यात होने की स्थिति में है। जी नहीं, उससे तो सहमत हूँ। बहुत सारी चीज़ें जैसे बोला कि किसानों पे ध्यान दिया जा रहा है और यहाँ के फसल जो हैं वो निर्यात भी हो रहे हैं, लेकिन मेरा जो मानना है और मतलब फैक्चुअल है कि अगर देखा जाए तो जो इंडस्ट्री जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर बहुत प्रदेश सारी में हमारा योजनाएं जो नया अभी एक टेक्सटाइल पार्क पे बात हुई है, अभी काशी में लगने की बात चल रही है। बहुत सारे काम इस दिशा में पाइपलाइन में है और हम समझते हैं कि उसके परिणाम भी सामने आएंगे। जी, आखिरी के 2 सवाल, क्योंकि जिस तरीके से आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लोग यह जानना जरूर चाहेंगे कि क्या अगला विधानसभा चुनाव आप लड़ने की मंशा रखते हैं? किस तरीके का आपका अपना खुद का राजनीतिक करियर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिस दल में हैं, यहाँ आपके व्यक्तित्व, आपके सामर्थ्य, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता के अनुरूप नेतृत्व हमारा तय करता है कि हमें क्या दायित्व मिलना है, क्या जिम्मेदारी मिलनी है। जी, माननीय पंकज चौधरी जी हमारे उत्तर प्रदेश के अभी अध्यक्ष हुए, वो केंद्र में मंत्री, जी, सांसद 7 बार के रहे हैं। जी, कल तक उनको नहीं पता था कि उनको यह जिम्मेदारी है। तो यहाँ हमारा नेतृत्व तय करता है कि हमें किस भूमिका में हमसे क्या काम लेना है। तो हमारी न कोई आकांक्षा, हाँ, जनता के बीच में रहना है। हम अगर आज विधान परिषद का सदस्य हमें बनने का सौभाग्य नेतृत्व ने दिया है, कल तक मुझे नहीं पता था कि मुझे यह दायित्व मिलना है। जी, तो जो मिला है उसमें संतोष रख के जी, अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। महत्वाकांक्षा राजनीति में हर व्यक्ति में रहनी चाहिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षा भी ठीक नहीं है। सही बात है। और जब जो अवसर आए लोगों में काम करेंगे। आज मोदी जी की लोकप्रियता क्यों है? काम करने से। वो कहते हैं कि आप नवाचार नहीं करेंगे, नया नहीं कुछ करेंगे तो राजनीति में बहुत लंबे समय तक आप नहीं चल पाएंगे। जी, आपको लोगों के साथ जुड़ करके एक कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करना चाहिए। जी, आज की जो युवा पीढ़ी है, थोड़ा सा मतलब एक शंका आता है, राजनीतिक परिवेश जिस तरीके का है, मैंने पहले भी वो शायद प्रश्न पूछा था, ये रिपीटिशन हो जाएगा कि क्या युवाओं को उतना मौका मिल रहा है? युवा नेतृत्व आ रहे हैं युवा, भाई देखिए ना, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही युवा हो गए। जी, हाँ, ये क्या संदेश है? ये अवसर है। भारतीय जनता पार्टी ने देश को एक संदेश दिया है कि युवा वर्ग के लोगों, आप अच्छा करो, आपके लिए सारा जहां खुला हुआ है। जी, सारी दुनिया में अवसर आपके लिए हैं, तलाश रहे, इंतजार कर रहा है अवसर। आप अपने में क्षमता दिखाइए। जी, तो युवाओं में अच्छा जो काम करने वाला होगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जो संस्कृति हमारी चल रही है राजनीति की, जो आज आदरणीय मोदी जी ने राजनीति को जो एक संस्कार दिया है, जो राजनीति का एक चरित्र दिया है, राजनीति का जो एक वातावरण दिया है, वो अनुकरणीय है, प्रेरणा देने वाला है। कहीं कोई रुतबे का पद नहीं है कि हम हो गए और लोगों को आतंकित करते हुए 10-10 गाड़ियों के काफिले से चलें, हम बंदूकें बाहर निकाल के चलें। ये सब संस्कृति जा रही है। जी, और जो पंडित दीनदयाल जी का चित्र देखिए ना, उनका आप जब तस्वीर आती है, हम लोगों ने तो उनको नहीं, तस्वीरों में देखते हैं, क्या साधारण व्यक्तित्व है। जी, तो आज वह युग धीरे धीरे, कुछ प्रतिशत हो सकते हैं कि आप अपवाद में, लेकिन ज्यादातर अब अच्छे लोगों के आने का अवसर आ रहा है। वह दिन गया कि हमारे परिवार से 10 लोग विधायक होंगे, 10 सांसद होंगे, 10 ब्लॉक प्रमुख होंगे। यह चीजें जनता अब स्वीकार करने वाली नहीं है। और बंदूक की संस्कृति पर राजनीति चलने वाली नहीं है। लोग समझते हैं जनता पब्लिक है, यह सब जानती है। तो आप अच्छा करेंगे, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ? जी, उसमें एक फिल्म में गाना आया था ना कि पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। जो अच्छा उड़ने वाला है, पंछी है,
वह कहाँ कोई रोक पाएगा, उसमें कहाँ कोई बहेलिया फंसा सकेगा। वो तो लोगों को, तोता जब उड़ता है आसमान में हरे हरे झुंड में जी। जब प्रकृति कुछ कह सकते हैं कि कोरोना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काल था, लेकिन जब शोर शराबे नहीं थे, लोगों घरों में कैद थे, तो जैसे लगता था कि प्रकृति खड़ी हो गई है। हम तो पत्रकारपुरम घर पे रहते थे, तो तोतों का झुंड जब आसमान में जाता था, चिड़िया चहक रही थी, कोई शोर शराबा नहीं था। तो हमें प्रकृति को, जो प्रकृति के साथ जीता है, प्रकृति के साथ चलता है। प्रकृति क्या है कि वह गांव का गरीब, किसान, मजदूर, वह प्रकृति का स्वरूप है। और उस प्रकृति से जोड़ करके ही हमको सेवा का कार्य करना होगा, और जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। सही बात है। मोदी जी ने इतना कर दिया है जी। कि ये सब धन फंद वाले नहीं है। वही है कि जो हमारे संघ ने गीत गाया था कि अभी तमस मिटा हुआ, हमारा अहंकार दसों दिशाओं में, हम जात का कहीं अहंकार है, कहीं पैसे का अहंकार है, कहीं हमें ज्ञान का अहंकार है। ये अहंकार दूर होना चाहिए। जब हम अहंकार से दूर होकर के एक व्यक्ति बन जाएंगे, तो एक व्यक्ति का निर्माण जब हम कर पाएंगे, एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण कर पाएंगे, तो वह समाज को एक अच्छा वातावरण देगा। जी। जिस भी क्षेत्र में जाएगा वो अच्छा काम करेगा। तो इसलिए हमें तमस मिटाना है। अभी हम बहुत सारे लोग तमस में जीते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ये मेरा तमस है जी। हाँ, कि जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, अदिश दिश फैला तमस मिटेगा। दिशाओं में तमस भरा हुआ है, तो हम जब अपने जीवन से तमस मिटा देंगे